तो यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट सर्किट जो हमारे पास था, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीट आपके पास दिखाऊं तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट डायोड, एमीटर, बेस 2 और बेस 1, इतना पार्ट जो अभी हमने डिस्कस किया इक्विवेलेंट सर्किट का, तो ये वही इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। आप इसको ऐसे ही कंसिडर करें कि यहाँ पे एक यूजेटी हमने ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, तो ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब हमें पता कि यहाँ पे एक बैटरी लगती है और दूसरी बैटरी यहाँ पे लगती है बाइसिंग के लिए। तो ये इस बैटरी को मैं बोल रहा हूँ VBB, जो दोनों बेस टर्मिनल के दरमियान में जो बैटरी मैंने लगाई हुई है उसको हम VBB बोल रहे हैं, और जो अमीटर पे लगाई हुई है बैटरी उसको VE बोल रहे हैं हम। तो इस तरह से इसकी बाइसिंग की जाती है। अब देखते हैं कि ये बाइसिंग करने से इसका होता क्या है, इसको किस तरह से हम स्टडी करेंगे। तो जब तो मैं VE यहाँ पे वोल्टेज, ये वेरिएबल मैंने लगाई हुई है सप्लाई, जो वोल्टेज जो सोर्स है वेरिएबल लगाया हुआ मैंने। तो जब तो यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो है, ज़ीरो वोल्टेज है, तो फिर क्या होता है, और ये यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ वोल्टेज, लेट्स से कि मैं 12 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो है, तो आप एक यहाँ से देखेंगे कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, एक रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बाइस कुछ बन जाएगा सर्किट, ये दोनों रेजिस्टेंस की वजह से, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज आएंगे, और वो इसके इस डायोड के एन टर्मिनल के ऊपर, क्योंकि ये एक एन साइड है डायोड की, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज आ जाएंगे, जिसको हम और इन वोल्टेज को वो बोलेंगे हम VRB1। तो वोल्टेज डिवाइडर की वजह से इस रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ वोल्टेज आएंगे और इस रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ वोल्टेज आएंगे। जो वोल्टेज इधर होंगे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होंगे, वही इस पॉइंट पे होंगे इसके एन टर्मिनल पे, और जाहिर बात है वो पॉजिटिव होंगे क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। तो एन टर्मिनल कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से, और ई जो ये पी टर्मिनल है इसका, ये हमने अभी बोला कि यहाँ पे ज़ीरो वोल्टेज हमने अप्लाई किए हुए हैं, तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे कनेक्ट है और यहाँ पे ज़ीरो ग्राउंड हुआ है, तो ये एक किस्म का ग्राउंड और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये जो है डायोड रिवर्स बायस की कंडीशन में आ जाएगा। और रिवर्स कंडीशन में रिवर्स लीकेज करंट इसमें से थोड़ा सा फ्लो करना शुरू कर देगा, और इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ को, नेगेटिव साइड को, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें से अमीटर करंट फ्लो करेगा। तो अभी हमने देखा जब तो वोल्टेज ज़ीरो है तब क्या होगा, तब कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ कुछ, तो ये एक ग्राफ है, इस एक्सिस पे मीटर करंट है, इस एक्सिस पे जो वोल्टेज है जो कि VE वोल्टेज है। तो जब तो वोल्टेज ज़ीरो है, ये यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर वोल्टेज ज़ीरो होंगे, तो यहाँ पे कुछ मेरे पास पॉइंट आएगा जब वोल्टेज तो ज़ीरो है लेकिन अमीटर करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये मेरे पास कुछ एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से पॉइंट बनाते बनाते हम इसका जो ग्राफ भी बना लेंगे, तो इसको समझते जाएंगे हम। अच्छा, जब तो वोल्टेज ज़ीरो थे तब तो हमने देख लिया कि ये अमीटर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस तरफ को। इसके बाद आगे क्या होगा, जब मैं यहाँ पे वोल्टेज थोड़े से बढ़ाऊँगा, थोड़े से VE के वोल्टेज ज़ीरो से बढ़ाना शुरू करूँगा, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे तो पॉजिटिव वोल्टेज उतने के उतने हैं, लेकिन यहाँ पे भी वोल्टेज थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो रिवर्स जो करंट है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा, VE इंक्रीज़ करेगा, और जो रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स करंट है जो इसकी रिवर्स लीकेज करंट जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। तो मतलब वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे और करंट डिक्रीज़ करेगा, इस डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव की डायरेक्शन में डिक्रीज़ करेगा। तो मेरे पास कुछ ग्राफ इस तरह से बनना शुरू होगा कि यहाँ से करंट ज़ीरो की तरफ जाएगा, अमीटर करंट ज़ीरो की तरफ मूव करेगा, लेकिन वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो मैं कुछ बना लूँगा कि किसी एक ख़ास पॉइंट पे जाके फिर मेरे पास क्या होगा, ये जो रिवर्स बायस की कंडीशन में है, यहाँ पे वोल्टेज मैं बढ़ाता जाऊँ और ज़्यादा करता जाऊँ, इतने वोल्टेज हो जाएं कि ये VRB1 के बराबर हो जाए, तो दोनों टर्मिनल पे सेम वोल्टेज हो जाएंगे, तो करंट फ्लो करना रुक जाएगा। तो VRB1 जब VE बराबर हो जाएगा VRB1 के, तो दोनों टर्मिनल पे फिर वोल्टेज सेम हो जाएंगे, फिर करंट फ्लो करेगा ही नहीं इस डायोड से। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे VRB1 आए, मैं मान लेता हूँ कि कोई ये पॉइंट है, तो वहाँ पे हमारे पास ग्राफ कुछ बनेगा इस तरह से।
कि वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, करंट ज़ीरो की तरफ जा रहा है। और जब वी आर बी, ये पॉइंट अगर मैं मानूँ कि वी आर बी 1 वोल्टेज है, तो इस पे आके करंट आई ई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन वोल्टेज कुछ ना कुछ मैंने अप्लाई किए हुए हैं वी ई, तो वो वी ई की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद जब और मैं मज़ीद जो है इसके वोल्टेज बढ़ाऊंगा, तो फिर करंट की डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वी वी आर बी अब कम हो जाएंगे और इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज है ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर ये फॉरवर्ड बाइस होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पी टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा पॉजिटिव है बनिस्बत एन टर्मिनल के। तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पे कम पॉजिटिव है, तो ये फॉरवर्ड बाइस की एक कंडीशन बननी शुरू हो जाएगी और करंट थोड़ा बहुत फ्लो करना शुरू कर देगा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। मतलब अब ये फॉरवर्ड बाइस हो रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ करंट जो फ्लो करना शुरू कर देगा। और मतलब वोल्टेज इंक्रीज़ करने से करंट भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ मेरे पास इस तरह से बनता जाएगा। तो फिर एक टाइम आएगा जब 0.7 वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, वी आर बी से ज़्यादा हो जाए 0.7, तो फिर ये कंप्लीट फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। मतलब इसके पास फिर 0.7 वोल्टेज, जैसे हमें पता है डायोड को 0.7 वोल्टेज मिलते हैं, वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो जैसे ही वी आर बी से 0.7 वोल्टेज ज़्यादा होंगे, तो ये बहुत ही बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये फिर फॉरवर्ड बाइस होगा और एक शॉर्ट सर्किट की तरह ही काम करेगा, तो बहुत ज़्यादा करंट इस तरफ को फ्लो करना शुरू कर देगा। तो जब तो 0.7 वोल्टेज इसके अंदर वी ई की वैल्यू जब इतनी हो जाएगी, तब ये कंप्लीट फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा ये डायोड। और मैं कुछ मान रहा हूँ कि वो पॉइंट है जहाँ पे ये इसके वोल्टेज वी आर बी 1 प्लस 0.7 हो जाएंगे, तो उसको वोल्टेज को हम बोलेंगे पीक वोल्टेज। तो जैसे ये फॉरवर्ड बाइस होगा, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और जैसे ही करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो हमें पता है ये जो रेजिस्टेंस है, पहले जब ये रिवर्स बाइस था डायोड, तब ये इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ये फॉरवर्ड बाइस होगा, तो इंटरनल डायनामिक रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है किसी भी डायोड की। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है, तो उसकी इंटरनल डायनामिक रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। अब जब ये रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करने से यहाँ पे वोल्टेज भी डिक्रीज़ करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की थी कि यहाँ पे जो वोल्टेज इधर आए होंगे, वो वोल्टेज डिवाइडर बाइस से आए होंगे। अगर मैं यहाँ पे वी बी की वजह से यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करूँ, तो वो वोल्टेज क्या होंगे, वी आर बी 1 बराबर होगा आर बी 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर बी बी और वी बी बी। ये वोल्टेज डिवाइडर बाय फार्मूला है सिंपल। ऊपर उस जो रेजिस्टेंस के वोल्टेज जिसके अक्रॉस वो हमने वोल्टेज फाइंड करने हैं, वो नीचे टोटल रेजिस्टेंस दोनों की सम करके टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएंगे। अब वी आर बी 1, सॉरी यहाँ पे वी आर बी 1 है, तो ये भी वी आर बी 1 जब डिक्रीज़ करेगी, तो वी आर बी जो आर बी 1 जब डिक्रीज़ करेगी, तो वी आर बी 1 भी डिक्रीज़ करेगा, इसके भी वोल्टेज डिक्रीज़ करते जाएंगे। जब ये वोल्टेज डिक्रीज़ करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये वोल्टेज डिक्रीज़ कर रहे हैं, करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही वोल्टेज वी ई के क्रॉस है, सिर्फ 0.7 का फ़र्क है। तो जब ये वोल्टेज डिक्रीज़ करेंगे, तो ये वोल्टेज भी ऑटोमेटिक डिक्रीज़ करेंगे। तो मतलब इस पॉइंट के बाद वी ई भी डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा और वी आई ई इंक्रीज़ करता जाएगा और वी ई डिक्रीज़ करता जाएगा, और ये किसी एक ख़ास पॉइंट तक डिक्रीज़ करता जाएगा। और उसके बाद ये तकरीबन बहुत ही कम इंक्रीज़ करना शुरू करेगा, आई ई के थोड़ा सा इंक्रीज़ करने से ये इंक्रीज़ करता जाएगा थोड़ा बहुत। तो ये जो इतना रीजन होगा जब करंट इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन वोल्टेज डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये सेम वही नेगेटिव रेजिस्टेंस का इफ़ेक्ट कहलाता है। तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और इसके बाद वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन रीजन, और इससे पहले वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन।
ठीक है। इस नेगेटिव रेजिस्टेंस से इधर वाला रीजन है कट ऑफ रीजन, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन और ये सैचुरेशन रीजन। और इस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में हम यूजेटी को ऑपरेट करवाते हैं। और हमने इससे पहले काफ़ी बार पढ़ चुके हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और फिर उसके अंदर हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं इसमें ऑसिलेशन कैसे प्रोड्यूस की जाती है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन की वजह से। तो ये बेसिक इसका यूजेटी का जो सारा प्रिंसिपल है इस तरह से काम करता है, और इस तरह से ये नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। और फिर इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो ऑसिलेटर्स हैं उसके अंदर और ट्रिगरिंग डिवाइसेस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा काम है। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वीडियो में ये यूजेटी को यूज़ करके स्वीप सर्किट अपना बनाएंगे, और आप देखेंगे कि यही सेम फिनोमिना वहाँ पे काम करेगा, और हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे और फिर हम निकालेंगे कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं हमारे पास, मैक्सिमम कितना है। ये जो हमने अभी यहाँ पे बात की कि वी पीक वोल्टेज कितने हैं, और ये इस वोल्टेज को बोलेंगे वी वैली। तो ये जो वैली वोल्टेज है इसको हम बोलेंगे वी वैली, वी इसको लिखेंगे, और इस पे जो करंट होगा इसको आई वैली, मतलब मीटर के जो ये वाला करंट है इसको आई वी बोलेंगे। इसी तरह से जो ये पीक वोल्टेज है इसको वी पी लिखेंगे, और इसका जो करंट होगा इसको आई पी लिखेंगे हम। तो ये है यहाँ पे। और वी पी का मैं फार्मूला भी बता दूँ कि वी पी हमारे पास सिंपली वी आर बी वन प्लस 0.7, या इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है ईटा टाइम वी बी बी प्लस वी पी एन। तो ये वो ईटा जो है हमारे पास स्टैंड ऑफ रेशो है। स्टैंड ऑफ रेशो अभी हमने ये देखा कि ये हमारे पास वी आर बी वन बराबर होता है आर बी वन डिवाइड बाई आर बी बी, और आर बी वन इंटू आर बी बी ये पूरा बराबर था हमारे पास स्टैंड ऑफ रेशो के, या जो हमने पीछे डेफिनेशन की। तो इसकी जगह पे मैं अगर ईटा लगा दूं तो वी आर बी वन बराबर हो गया ईटा टाइम वी बी बी। तो वी आर बी वन की जगह पे लगा दी ईटा टाइम बी बी, और 0.7 मतलब वी पी एन पी एन जंक्शन के वोल्टेज जो डायोड को रिक्वायर होते हैं, और वो 0.7 वोल्टेज है। तो ये हमारे पास वी पी की वैल्यू आ गई कि वी पी बराबर होता है ईटा टाइम वी बी बी प्लस वी पी एन। तो इतने वोल्टेज होंगे तो ये पीक वोल्टेज होंगे। उसके बाद फर्दर क्या होगा, करंट इंक्रीज़ करेगा लेकिन वोल्टेज डिक्रीज़ करते जाएंगे, और ये काम ऑटोमेटिक होगा। वी को आपको बढ़ाने की कम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 0.7 वोल्टेज ज़्यादा होंगे फॉरवर्ड बाइस होगा डायोड, और ऑटोमेटिक करंट, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस जैसे ही डायोड होता है तो बहुत तेज़ी से करंट उसमें से फ़्लो करना शुरू कर देता है, और करंट तेज़ी से फ़्लो करेगा, इंक्रीज़ करता जाएगा आई ई, और वी ई ऑटोमेटिक डिक्रीज़ करते जाएंगे। और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट को यूज़ करते हुए हम इससे ऑसिलेटर भी बनाते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका ऑसिलेटर बनता है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है, और वो भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बनाएंगे इंशाल्लाह।